So student, now we are going to start the chapter number 1, that is mole concept. Okay. So ये 11 चैप्टर क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नेम से भी है और मोल कंसेप्ट के नेम से भी बेसिकली हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें क्या टॉपिक है. सो दिस इज द क्रैश कोर्स फॉर द केमिस्ट्री फॉर आईआईटी मेंस और नीट लेवल. ठीक है, तो बेसिकली क्रैश कोर्स नहीं है, सभी टॉपिक हम कवर करेंगे और इसमें नियरली 14 टॉपिक्स कवर करते हैं. हार्डनेस इन पीपीएम तक ये लिस्ट दी हुई है 1 to 14. तो हम एक बार देख सकते हैं रफली नंबर ऑफ टॉपिक वी विल कवर्ड. फर्स्ट वन इन मोल कैलकुलेशन. मोल से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं वो हम कवर करेंगे. देन परसेंटेज कंपोजिशन, डेंसिटी, एवरेज एटॉमिक वेट, मीन मोलर मास, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, empirical and molecular formula, concentration term, relation between concentration term. कुछ फॉर्मूला है, मतलब कुछ कंसंट्रेशन दी हुई होंगी, उससे हम डेरिव्ड करेंगे फॉर्मूला. तो हम यहाँ पर डेरिव ना करते, डिराइव करने में टाइम लगता है, डायरेक्ट कुछ रिलेशन होगा वो हम लिखेंगे फॉर्मूला. देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है. देन परसेंटेज फ्री SO3. नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन एंड हार्डनेस इन पीपीएम. ठीक है, तो वन बाय वन हम एक बार कवर करते हैं सारे फॉर्मूले और सारे जितने भी थियोरेटिकल है और न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे. तो देयर इज ओनली 14, हम देख सकते हैं 14 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. ठीक है, अगर आपने ये 14 टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवर कर लिए तो इट मीन्स ये चैप्टर आपका फुली एकदम 100% नीट लेवल और मेंस लेवल के लिए तैयार हो जाएगा. तो हम देखते हैं. अब देखो, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक वर्ड सुनेंगे, मोल. व्हाट इज द मोल. तो यहाँ कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल बेसिकली, बट हम देखेंगे कि मोल क्या है. अब देखो, हम मोल समझते हैं, मोल क्या है. सी द मोल, व्हाट इज द मोल. देखो, जब हम 1 kg एप्पल लाते हैं मार्केट से तो इट मीन्स क्या है, हम 1000 ग्राम एप्पल लाए, मतलब एक क्वांटिटी है पर्टिकुलर 1 kg. अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हमें 1 डजन बनाना चाहिए, हम 1 डजन मार्केट से बनाना लाते हैं, तो इसका व्हाट इज द मीन बाय दिस वन की 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना ना. और अगर हम बात करें 1 डजन एप्पल, तो 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल, राइट. अगर हम बात करें 1 डजन ग्रेप्स या कोई भी और भी फ्रूट, तो इट मीन्स क्वांटिटी कितनी होगी, 12 ही होगी 1 डजन. अगर 2 डजन की बात करें तो इट मीन्स 2 into 12, 3 डजन की बात करें इट मीन वो क्वांटिटी 3 into 12, तो मतलब 1 डजन का मतलब है 12, कोई भी चीज जो हमारे पास 12 है. ठीक है, उसी तरह एक क्वांटिटी है मोल. जैसे हम 1 डजन की बात करें उसी तरह एक क्वांटिटी है मोल. इसका मतलब है, एक नंबर आप अभी याद कर लो, आगे समझाएंगे व्हाट इज द मीन बाय दिस वन. 6.022 into 10 की पावर 23. सो इसका मतलब है ये 1 मोल. जैसे 10 की पावर 23 मतलब 10, 100, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 मतलब 1000, फिर 1 लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियंस ऑफ, उसी तरह 10 की पावर 23. अगर कहीं लिखा है 1 मोल तो आपको मल्टीप्लाई या उसका क्या मतलब है, इट मीन दिस इज 6.022 into 10 की पावर 23. तो ये क्वांटिटी आपको पर्टिकुलर याद होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीन बाय दिस वन, 6.022 into 10 की पावर 23. ठीक है, अब अगर कहीं पर ये किसके लिए है पर्टिकुलर, ये है, हमें 3 टर्म याद करनी है, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए या आयंस के लिए. मतलब अगर कोई बात करता है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम 1 डजन एटम्स लें, हम किसी से कहें 1 डजन एटम्स ले आओ, तो इट मीन्स इसका मतलब है कि 12 एटम्स. हम बोलते हैं कि 1 डजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब है 12 मॉलिक्यूल. फाइन. हम बोलते हैं कि 1 डजन आयन, सोडियम के आयन, मतलब सोडियम, दिस वन सोडियम आयन, इट मीन्स यू हैव टू से कि हमें कितना लाना है, इट मीन 12. उसी तरह मैंने क्या बताया था, मोल, तो 1 मोल सोडियम एटम. अगर कोई बोलता है कि 1 मोल सोडियम एटम, इट मीन्स मैंने वो क्वांटिटी कितनी बताई थी, 6.022 into 10 की पावर 23. ये आपको याद रखनी है प्रॉपर. ठीक है, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल के लिए. अब इसके फॉर्मूले हैं, ये कैसे निकालते हैं.
अच्छा, हम थोड़ा सा एक जनरल वे में ले लेते हैं कि व्हाट इज द, मतलब हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, तो मतलब ये मोल से कनेक्टेड है, तो एक बार समझ लेते हैं हम क्या है ये, व्हाट इज द मीन बाय दिस वन। सी दिस, कि हमने जब हमारे पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट थे, नियरली अब कितने एलिमेंट है हमारे पास, 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो 1800 के आसपास जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी चल रही थी उस अकॉर्डिंग, तो एटम्स का पता था, फिर न्यू थ्योरी आती रही, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई, और भी फिर हेनरी मोजले की जो हम लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो आई। तो उस अकॉर्डिंग ओवरऑल हमारे पास जब एलिमेंट मिलने लगे हमें बहुत सारे, तो बात आई कि एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट एलिमेंट के अंदर क्या है, एटम्स हैं, और एटम्स का तो पहले ही जिक्र हो गया था किसमें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो जब हमने एटम्स का कोई पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिकल, अगर हम देखते हैं एक्सरे टेक्नोलॉजी जो मतलब उस टाइम नहीं थी, लेकिन अगर हम किसी एटम्स को वेट करें, सपोज करो ये एटम्स है और इसको हमने वेट किया, तो इसका कुछ वेट आया, उसको हमने एटॉमिक मास यूनिट, जो कि IUPAC के अकॉर्डिंग अब आजकल उसको हम यू से भी डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। फाइन, ये समझ में आया, ये बेसिक कंसेप्ट है, इट शुड बी इन योर माइंड कि ये क्या है। तो अब देखो, किसी का वेट है, जैसे हम बोलते हैं कोई फैट है इंसान, ठीक है, और कोई थिन है, कोई स्लिम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वो किसी के कंपैरिजन में है, कोई एक स्टैंडर्ड है, मतलब कोई एक चीज है, उसके कंपैरिजन में कोई या तो मोटा है या फिर पतला है ना, जनरल लेवल में। उसी तरह जब हमें किसी का वेट निकालने के लिए, एटम का, आई एम टॉकिंग अबाउट एटम का वेट निकालने के लिए, तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी से कि वो कौन सा वेट है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उससे वेट। तो हम सबसे हल्का जो हमें मिला वो मिला हमने हाइड्रोजन, ठीक है, उसका कोई वेट आया, उसको हमने लिखा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, 1H1, ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1, ये कॉमन है जो आपको पता होंगी। इसका वेट लिया तो उसका कुछ वेट आया 1.00 जो भी आया, ठीक है, वो हमें मीजर किया हमने मीजर किया AMU, ठीक है। तो बट वो ना कुछ पर्टिकुलर पॉइंटों में आ रही थी डिजिट, तो वो एग्जैक्ट सही नहीं बैठा। तो क्या हुआ, उसी तरह एक्सपेरिमेंट चलते रहे, तो उस तरह एक कार्बन का 12 आइसोटोप्स, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12, ठीक है, उसको जब हमने वेट किया, उसका कुछ वेट लिया और वेट आया एटॉमिक AMU, ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसको एक मीजर किया कितना वेट है, और उसको देखा तो कुछ जो यूनिट आई वो एटॉमिक मास यूनिट आई, जो भी वेट आया। अब देखो, इसको हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12, ठीक है, 11 12 मतलब 12 पार्ट में, और उसका पर्टिकुलर वेट, एक वेट निकाल लिया हमने उस पर्टिकुलर पार्ट का, और उसका वेट किया हमने। जब हमने वेट किया तो उसकी कुछ यूनिट आई, उसको हमने बोला 1 AMU। अब इसके कंपैरिजन में जितने भी वेट हैं वो हम मीजर करेंगे, तो अब कहीं आपके सामने 1 AMU आता है तो आप समझ जाएंगे व्हाट इज द मीन बाय दिस वन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटम का मास यूनिट किसका, कार्बन 12 एलिमेंट है, और उसका डिवाइड कर दिया कितना 12, यानी कि 1/12 इंटू कार्बन 12 का मास, वो क्या कहलाएगा 1 AMU, ठीक है। तो ये नियरली होता है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, ठीक है, और केजी में हम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। बस आपको याद रखना, अगर AMU का मतलब है कि ये कार्बन 12 का एक 1/12 पार्ट है, ठीक है, उसका वेट है, ठीक है, AMU कहीं पर भी आता है तो, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और प्रॉपर समझ लो आप मोल्स से रिगार्डिंग, केवल इतना कि जैसे 1H1 हाइड्रोजन है, और कोई एग्जांपल 6C12 8O16 7N14, ठीक है, इसका मतलब है हाइड्रोजन कितना है एटॉमिक मास 1, ये है 12, ये है कार्बन 12, ऑक्सीजन है ये, इसका एटॉमिक मास 16, ये आपको पता होंगे, नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक मास 14।
तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि अगर हम इसके मास को 1 ग्राम को वेट करें, 1 ग्राम इसको लिया हाइड्रोजन को और इसका 1 ग्राम लिया हमने, तो इट मीन्स ये हमें मिलेगा 1 मोल। इसको हम बोलेंगे 1 मोल, 1 ग्राम। उसी तरह कार्बन के 12, कार्बन 12 है ना मास, तो इट मीन्स ये अगर हम इसकी बात करें तो ये 12 ग्राम, इसको कार्बन को 12 ग्राम वेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, जो भी कार्बन का 12 आएगा, ठीक है, 12 ग्राम वेट किया, तो 12 ग्राम का मतलब ऑल्सो है क्या है? 1 मोल, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ये होता है ना 8 और 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं, उसको मेजर करते हैं, इट मीन्स ये क्या है? ये भी 1 मोल है, ठीक है। उसी तरह यानी कि जो भी एलिमेंट का जो मास लिखा होता है, ठीक है, अगर उसको ग्राम में ले लो तो वो होता है 1 मोल। इसे क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल। अब देखो एक एग्जाम्पल लो, 7N14, ये नाइट्रोजन है, ये 14, ठीक है। 14 ग्राम अगर हम लेते हैं, 14 ग्राम अगर हम लेते हैं, ये मिल जाएगा हमें 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल और 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसका मतलब 1 मोल। और 1 मोल की क्वांटिटी मैंने क्या बताई थी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सिंगल फॉर्म में है, मतलब एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, जिसमें 7N14 होता है, तो 14 ग्राम को वेट किया, 14 ग्राम को वेट किया, ठीक है। और 14 ग्राम में अगर हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं थे, अब जो माइक्रोस्कोप है एटॉमिक माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन के कितने बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। और ये किसके बराबर है? ये है 1 मोल के, 1 मोल, ठीक है। जैसे ये 14 ग्राम है, 7N14, उसी तरह 8 और 16, ये 16 ऑक्सीजन की बात हो रही है, और इसको हम 16 ग्राम वेट करें तो ये कितने होंगे? ये कितने होंगे? इसका मतलब क्या है? ये भी 1 मोल होंगे। और इसका क्या मतलब है? इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। किसके? इस 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करें तो ये इसमें ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। इसमें बात करें 14 ग्राम नाइट्रोजन की, तो इसमें कितने होंगे? किसके एटम्स होंगे? नाइट्रोजन के, ठीक है। जैसे मैंने बताया था 1 डजन एप्पल लिए जाएं तो इसका मतलब 12 मिलेंगे, तो 12 क्या मिलेंगे? एप्पल मिलेंगे। 1 डजन बनाना की बात करें तो इसका मतलब क्या है? कि 12 बनाना मिलेंगे, ठीक है। मोल समझ में आया सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखो उसी तरह मोल कैसे निकालते हैं, ये कुछ फॉर्मूले होंगे जो हम देखेंगे। देखो मोल कैसे निकालते हैं। मोल कैलकुलेशन है, अगर आपको मोल है आपके पास और मोल से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ आयंस, तो एवोगैड्रो नंबर से इनटू कर देंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या है? यही क्वांटिटी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं या एटम्स दिए हुए हैं या आयंस दिए हुए हैं, उससे हमें मोल्स निकालने हैं, तो हमें डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पता नहीं है कैसे, क्या कुछ नहीं है, सी दिस कि ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है। एक है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर गिवन वॉल्यूम अपॉन, ये फॉर गैस के लिए है, ये गैस के लिए, अपॉन 22.4 लीटर। ये है एसटीपी। अगर एसटीपी पे कोई गैस दी हुई है तो इट मीन्स जो भी वॉल्यूम दिया हुआ होगा, सपोज करो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8 लीटर एसटीपी पर, कितने? 1 मोल। ये मतलब कोई भी वॉल्यूम दिया हुआ है, सपोज करो ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का हमें एसटीपी पर कोई वॉल्यूम मिला, वो कितना मिला? 44.8, और पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। देखो अब मोल से अगर हमें मॉलिक्यूल में निकालने हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल में मैंने क्वांटिटी क्या बताई थी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह जस्ट उल्टा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल्स में जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे।
उसी तरह मैंने ये बताया था मोल से अगर हमें कोई वेट दिया हुआ है, मोल से वेट में जाना है, मतलब कोई 5 मोल 3 मोल 2 मोल्स दिया हुआ है, उससे वेट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट से, ठीक है। और वेट से हमें मोल में जाना है तो डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से। मैंने बताया यही था फॉर्मूला भी, है ना, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। जैसे मोलिकुलर मास के लिए एग्जाम्पल HCl है और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको बताता हूं कि 36.5 ग्राम HCl है हमारे पास और कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो सिंपल क्वांटिटी ली हमने, सो गिवन मास इज 36.5। मोलिकुलर मास HCl का कितना होता है, HCl, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 मतलब 36.5, ठीक है। तो ये मतलब सिंपली लैंग्वेज में लिया था मैंने, तो इट मींस दिस इज द 1 मोल, ठीक है। ये समझ में आया, क्लियर। तो यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये निकल जाएगा, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन, नंबर ऑफ एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मतलब है Na से डिनोट करते हैं, इट मीन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। थोड़ा सा फास्टली चल रहे हैं हम, अगर न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगी तो वो आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी दिस इज द वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो सेकेंड इज नंबर ऑफ कंपोजिशन। नंबर ऑफ कंपोजिशन क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। इसका फॉर्मूला देखो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा सिंपली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला वाइज समझते हैं परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एटम्स की। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब हमें कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है, कार्बन का निकालना है और ऑक्सीजन का निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट। ये सिंपल ऐसे दिया हुआ है कि आपके कुछ परसेंट दिए हुए थे, सिंपल, ठीक है। आपके कुछ परसेंट दिए हुए हैं, जस्ट वेट, आपके कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं कि आपके फिजिक्स में मार्क्स कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, बायोलॉजी में कितने आए, ठीक है। और टोटल आपका मार्क्स बता दिया 360, ठीक है। तो उसी तरह फिजिक्स में सपोज करो आपके 80 हैं, तो आप कैसे बताओगे कितने परसेंटेज हैं, तो आप क्या करोगे 80 बाई 360 इंटू 100, इस टाइप से करोगे ना। तो पर्टिकुलर बस ऐसे ही है कि मान लो इस टोटल में कैल्शियम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इस तरह हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्लियर। जैसे फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन का क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन मॉलिकुलर वेट टोटल कंपाउंड का इंटू 100, ठीक है। कभी भी कोई भी परसेंटेज हम निकालते हैं तो उसके अपॉन में टोटल लेते हैं। तो परसेंटेज कैल्शियम क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 100, 40%। अभी आप देख रहे होंगे 40 क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1। अब देखो 1 कैसे हैं, CaCO3, कैल्शियम कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। 3 इंटू ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे, समझ में आएगा आपको। परसेंटेज कार्बन 12 इंटू 1 अपॉन 100, 12%। ऑक्सीजन 16 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 100। अब देखो 16 आप क्या समझ गए, एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, दिस इज 16, कितने हैं 3 इंटू अपॉन में 100 इंटू 100, 48%। दिस इज क्लियर, सिंपल है, क्लियर, सिंपल है, कोई इशू नहीं, ओके। नाउ डेंसिटी। डेंसिटी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये लैंग्वेज में पढ़ा है, मगर यहाँ थोड़ा सा हम चेंजेस देखेंगे क्या क्या है। देखो डेंसिटी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी, सेकेंड इज रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब जो उसकी एग्जैक्ट डेंसिटी है बाई फॉर्मूले से, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इस कॉल्ड डेंसिटी, कोई भी कितना डेंस है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी होती है जब हम उस डेंसिटी को वाटर से कंपेयर कराते हैं। हम देखो नियरली वाटर की डेंसिटी हम लेते हैं 1.000 ग्राम पर ml, वैसे नियरली होती है 0.997। तो आपको बुक्स मतलब एग्जाम में दी हुई होगी कितनी डेंसिटी है, और नहीं दी हुई तो इट मीन्स आप ये लेंगे। तो उसी तरह से कंपेयर करेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी को। डेंसिटी सब्सटेंस की जितनी भी दी हुई होगी या फिर निकालनी होगी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और
ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज रिलेटिव है, किसी चीज से रिलेटिव कर रही है, इट मीन्स ये यूनिटलेस होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी को एक और नेम बोलते हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ कई बार आ जाता है, नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में, कि रिलेटिव डेंसिटी का अलग नेम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट मीन्स दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। फाइन, सो दिस इज द केस 1 जो हमें सॉलिड और लिक्विड के लिए निकालना था। ठीक है। अब हम गैस के लिए देखेंगे। देखो, सी दिस डेंसिटी केस 2 फॉर गैस। ठीक है, आपको मैं देख लेता हूं एक बार, चमक रहा है सब डेंसिटी। अब देखो, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी बताया था। अब देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट, व्हाट इज द मीन बाय एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ठीक है। P क्या है, P क्या है, P है प्रेशर, हम गैस के लिए निकाल रहे हैं। P क्या है, गैस का प्रेशर। M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। R क्या है, R क्या है, यह है गैस कांस्टेंट। ठीक है, 8.314 लेते हैं या फिर 0.0821 लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे 1/12 लेना है। टेम्परेचर T पता है, T क्या है, तो D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। तो यहाँ डेरिवेशन नहीं कर रहे कैसे निकल के आया, मगर फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी हमने देख ली, D इज इक्वल टू PM बाई RT। ठीक है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी M1 अपॉन M2। रिलेटिव डेंसिटी मतलब कोई दो गैस दी हुई होंगी, कोई कंडीशन होगी, कोई दो गैस दी हुई होंगी और उनकी कुछ कंडीशन बताएंगे कि इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर, या कुछ भी इस तरह की चीजें। तो आपको कैसे निकालनी है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ होगा। अब देखो हमें रिलेटिव कैसे, PM बाई RT। ठीक है, ये हमें पता है फॉर्मूला PM बाई RT जो हमने निकाला। अब रिलेटिव के लिए P एंड T कांस्टेंट होगा। अगर देखो ये P कांस्टेंट हो, T कांस्टेंट हो, गैस कांस्टेंट होता ही है, तो D क्या हो गया, M। ठीक है, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M हो गया, तो D1 बाई D2 क्या हो जाएगा, M1 बाई M2। समझ में आ गया। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब M1 बाई M2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या है, बहुत सिंपल है। वेपर डेंसिटी कुछ नहीं, जब हम कंपेयर कराते हैं, यानी कि वेपर डेंसिटी रिलेटिव है किसके अकॉर्डिंग, मास अपॉन 2, यानी कि 2 किसका मास होता है, 2 किसके अकॉर्डिंग करनी है, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, एज हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का, 1H1। ठीक है, ठीक है, 1H1। ठीक है, और इसके आइसोटोप्स कितने होते हैं, 1H2, 1H3। ठीक है, तो आप हम डेरिव करेंगे, ऑब्वियसली डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या फॉर्मूला आएगा, वेपर डेंसिटी का M/2। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, जिस तरह से हमने किया हुआ है। अब देखो फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। ठीक है, अब ये दी हुई है, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट लिखो, मॉलिक्यूलर वेट M। ठीक है, फॉर्मूला था ना, M मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 264/2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, वेपर डेंसिटी ये याद रखना, वेपर डेंसिटी कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वेपर डेंसिटी कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया, सिंपल। 4 हमें कितने टॉपिक करने थे, 13 टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगाओ, नीट में आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर प्रॉपर तरीके से करोगे। ठीक है, और ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। 4 है हमारा एवरेज एटॉमिक वेट। थोड़ा सा हम स्पीडली चल रहे हैं, मगर यू हैव टू जस्ट कवर बिकॉज दिस इज द वन शॉट। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट क्या नजर आ रहा है, ऑब्वियसली एवरेज एटॉमिक वेट का मतलब है, किसी भी चीज का एवरेज का मतलब होता है सभी को उसका कुछ परसेंटेज दिया होगा और उसका कुछ वेट दिया होगा। ठीक है, दोनों को इंटू करके प्लस कर दो। उसी तरह मतलब 3 का सपोज करो, 3 के परसेंटेज दिए हुए हैं। ठीक है, ये 30% है, ये 20% है, ये 40%, तो दोनों को ऐड करना है अपॉन डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज वेट अब परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ 1। ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 इंटू एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक वेट 2 का अपॉन में 100 का मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अच्छा, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, देखो जनरली जैसे
1H1 है, 1H2 है, दिस इज द 1H3 है। ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के जो हमें मिलते हैं। अब देखो ये मिलता है 99.97, ये मिलता है 0.03, मतलब जो कि आपको याद नहीं करना, एंड ये मिलता है 0.0098, ये रेडियो एक्टिव भी है, इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, अब हमें एग्जैक्ट तो कहीं पर भी हमें पता नहीं हाइड्रोजन किस प्रेजेंस में मिल रही है, वी हैव नॉट एग्जैक्ट कनेक्टेड कि किस प्रेजेंस में है। तो हम क्या कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इनका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज ले लेते हैं और उस अकॉर्डिंग हम अपनी डिजिट, मतलब जो भी हम बेसिकली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल हो सकती है अलग, तो हम उस अकॉर्डिंग हम रिएक्शन में इनका एवरेज निकाल के किसी भी चीज में हम फिर एवरेज के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इसलिए ये जरूरत होती है एवरेज एटॉमिक वेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 इनटू एटॉमिक वेट 1 का। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है आपको, फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट परसेंटेज आइसोटोप्स दिए हुए हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, पता होगा आपको, है ना, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, 75%, 25%, एवरेज वेट निकालना है। तो एवरेज वेट का फॉर्मूला देखो, इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ, ठीक है। एवरेज वेट का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट 1 एंड अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 4 इनटू एटॉमिक वेट 2 अपॉन में 100। तो कितना है एवरेज एटॉमिक वेट 75 इंटू 35, और इस तरह से फॉर्मूला निकाल के 35.5%, जैसे हम देखा होगा क्लोरीन 35.5 लेते हैं ना नॉर्मली, जैसे HCl में कितना लेते हैं 1 प्लस 35.5, तो दिस इज 36.5, ठीक है। तो हम नॉर्मली 35.5 लेते हैं, तो इस अकॉर्डिंग ही लेते हैं उसका एवरेज। मीन मोलर मास बहुत सिंपल, इसी तरह गैस मिक्स करा हमने, जैसे कोई पर्टिकुलर गैस मिक्सिंग हो रही है, तो मीन मोलिकुलर मास N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस जितने भी गैसेस वगैरह होंगी, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, M क्या है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब फाइंड मीन मोलर मास, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड मीन मोलर मास, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो गैस दी हुई है पर्टिकुलर O2 N2 CO2 SO2, ठीक है। मोलिकुलर वेट निकाल लेना, O2 का 32, N2 का 28 44, SO2 का 64, ठीक है। मोल परसेंटेज दिया हुआ है। अच्छा, किसी भी चीज का मोल परसेंटेज दिया हुआ तो इसे हम मोल भी मान सकते हैं, मोल मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि सबका परसेंटेज दिया हुआ है ना, वो कट जाएंगे। तो मीन मोलर मास 16 इंटू 32, 18 इंटू 28, फॉर्मूला लगाओ और सीधा आप चेक कर लेना, बिल्कुल एकदम क्लियर आएगा, ठीक है। अब देखो लिमिटिंग रेजेंट है जो थोड़ा सा दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा हमें। देखो लिमिटिंग रेजेंट क्या है, लिमिटिंग रेजेंट ये है कि अब देखो एक नॉर्मल लेवल पे मैं आपको बताऊं, हमने कोई एक घर में चाय बनाई, ठीक है, और 4 स्पून टी चाहिए हमें, कितनी चाय, 5 कप के लिए, ठीक है, जो भी क्वांटिटी है, 4 टी स्पून चाहिए हमें, 5 कप मिल्क चाहिए, ठीक है, और प्लस हमें क्या चाहिए, 4 स्पून शुगर चाहिए, ठीक है। ये तब हमें क्या मिलती है, चाय बनती है 5 कप, ठीक है, नियरली 5 कप मिल्क ले रहे हैं तो उतना ही चाहिए, ठीक है, वाटर नहीं भी है तो भी, ठीक है। चलो चलो हम ले सकते हैं, वाटर भी ले लें, तो मान लो 10 कप हमें चाय बनानी है, तो प्लस 5 कप वाटर, ठीक है। ये हमें क्वांटिटी चाहिए क्या बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए, फाइन। अब देखो हमारे पास ये सब चीजें हैं, मगर हमारे पास शुगर 4 स्पून ना होके हमारे पास 2 स्पून हो, 2 चम्मच हमारे पास शुगर हो, तो अब जो चाय बनेगी 10 कप चाय तो बनेगी या नहीं बनेगी, जो भी बेसिकली इस चीज का तो अलग है, चाय जो बनेगी, ठीक है, वो इस 2 स्पून के अकॉर्डिंग बनेगी ना, मतलब जो बनेगी वो खराब बनेगी या जैसी भी बनेगी, शुगर कम होगा बेसिकली। तो अब ये डिसाइड करेगा, या इसमें से कोई भी जो सबसे कम होगा वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कैसे चलनी है, मतलब कितना प्रोडक्ट बनना है। फाइन, समझ में आया। जैसे सपोज करो हमारे पास मिल्क अगर हमारे पास 5 कप ना हो के हमारे पास 2 कप हो, तो इस 2 कप से सारी चीजें डिसाइड होंगी। तो उसी तरह कुछ लिमिटिंग रेजेंट है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ लिमिटिंग रेजेंट हमें कब यूज करना है। कोई भी रिएक्शन है, सपोज करो सल्फर डाइऑक्साइड है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और ऑक्सीजन से 2SO3 बना रही है, ठीक है। लिमिटिंग रेजेंट की मेन पॉइंट है यहाँ पर information given for all reactant then we have to use limiting reagent। देखो
अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 2SO3 फॉर्मेशन हो रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके बारे में भी हमें दिया हुआ है कितने मोल यूज हो रहे हैं या फिर कितना वेट यूज हो रहा है। इसके बारे में भी, ऑक्सीजन के बारे में भी दिया हुआ है कि 1 मोल या 2 मोल दिए हुए हैं और कितना वेट यूज हो रहा है, ठीक है, कितना वेट। और इससे जो जब हमें सब कुछ दिया होगा तो इससे प्रोडक्ट की तो इन्फॉर्मेशन निकल ही जाएगी। मतलब अगर हमें दोनों के बारे में दिया हुआ है तो हम यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हमें किसी एक के बारे में दिया हुआ है तो यूनिट वाइज मेथड लगाते हैं, जैसे मैथ में निकालती है ना कि 1 मोल से इतना बन रहा है, 2 मोल से उतना बन रहा है, ठीक है, उस तरह हम चेक कर लेंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट से हमें ये पता चल गया कब यूज करना है लिमिटिंग रिएजेंट, जब हमें दोनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन दी हुई क्या है, देखो, अब ये है 2SO2 प्लस O2, सिंपल दिया हुआ है, नजर आ रहा होगा आपको, 2SO2 प्लस O2 2SO3 बन रहा है, ठीक है, एक मिनट जस्ट, SO3 बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, सपोज इनिशियल मोल हमें दिए हुए हैं 4 है, 6 है, और प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूं आपको, और थियोरेटिकल जो लेक्चर, लेंथी लेक्चर आएंगे उसमें थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। सो 4 मोल, 6 मोल और प्रोडक्ट नहीं बताया। अब मोल रिएक्टेड कितने मोल रिएक्टेड, देखो, अगर जो हमारे इनिशियल मोल हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए होंगे 4 मोल 6 मोल और प्रोडक्ट तो जितना भी बनेगा, तो मोल रिएक्टेड कौन से होंगे, मोल रिएक्टेड होंगे वो मोल जो हमें मोल दिए हुए हैं अपॉन में स्टोइकियोमेट्री, 6 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री। प्रोडक्ट के बारे में तो बात चल नहीं रही अभी, ठीक है। अब देखो स्टोइकियोमेट्री, तो 4/2 2, 6/1 6, तो जो कम होंगे मोल तो वो बनेगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। यानी कि जो इनिशियल मोल दिए हुए होंगे क्वेश्चन में वो आपको लिखने हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, मोल रिएक्टेड में क्या, गिवन मोल जो हमें दिए हुए हैं इनिशियल मोल अपॉन में स्टोइकियोमेट्री। अब जो कम आएगी डिजिट, मैंने बताया था जो कम से कम चाय पत्ती में जो जल्दी खत्म हो जाएगा या जो नहीं है हमारे पास, जो सबसे कम क्वांटिटी है उस अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। तो ये रिएक्शन किस अकॉर्डिंग चलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग, दैट इज द क्या है ये, लिमिटिंग रिएजेंट। सो स्मॉल लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन खत्म एंड होगा किसी भी रिएक्शन में, जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, जितनी भी रिएक्शन चलेगी वो इस अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो ये 2 ये पहले खत्म होगा, जो एंड होगा यानी 0 हो गया वो माइनस करते जाओ, 6 में से -2, और जो एंड होगा पहले वो प्रोडक्ट में उतना ही बनाएगा, ठीक है। ये नजर आ गया आपको, ठीक है। अब ये आपको क्वांटिटी मिल गई, अब क्या करना, मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट, जितना कोफिशिएंट है 2 है, जैसे ये रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री 2 है 1 है 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जितनी भी क्वांटिटी आएगी उस अकॉर्डिंग वो हमारा आंसर होगा, लाइक 6 - 2 × 1, ठीक है। 1 ऑक्सीजन था ना 1 मोल, तो × 1, 2 × 2 2SO3 था, तो कोफिशिएंट, तो हमें क्या